Hello everyone, welcome back to part 2 of our heart attack series. In the previous video, we learned what a heart attack is and discussed its three major types: STMI, NSTEMI, and silent heart attack. Now the next question is, why does a heart attack happen? What are the main causes behind it? What are the risk factors and what exactly happens inside the coronary arteries that leads to a heart attack? In this video, we will understand the causes, risk factors, and the pathophysiology of myocardial infarction step by step. Causes of myocardial infarction, हार्ट अटैक। अब तक हमने समझ लिया कि हार्ट अटैक क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है? मेन कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब समझते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है। हमारी कोरोनरी आर्टरीज नॉर्मली अंदर से बिल्कुल स्मूथ होती हैं, जिससे ब्लड आसानी से फ्लो करता रहता है। लेकिन कई सालों तक अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता रहे, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड खाना, स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज न करना, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर होना, तो धीरे धीरे आर्टरीज की इनर वॉल पर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और इन्फ्लामेटरी सेल्स जमा होने लगते हैं। इस जमा हुए पदार्थ को एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी की पाइप के अंदर धीरे धीरे गंदगी जमा हो जाती है। शुरुआत में पानी निकलता रहता है, लेकिन समय के साथ पाइप का रास्ता छोटा होता जाता है। ठीक इसी तरह प्लेक बनने से कोरोनरी आर्टरी का रास्ता भी धीरे धीरे संकरा यानी नैरो होने लगता है। जब आर्टरी संकरी हो जाती है तो हार्ट तक ब्लड कम मात्रा में पहुंचता है, और अगर यही प्लेक अचानक फट जाए तो उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। यही ब्लॉकेज हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कारण बनता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ मियोकार्डियल इन्फेक्शन। अब जानते हैं कि किन लोगों में हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा होता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आर्टरीज की दीवारों पर जमा होने लगता है। समय के साथ यही कोलेस्ट्रॉल प्लेक बनाता है, इसीलिए हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का एक मेजर रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि ब्लड आर्टरीज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। लगातार हाई प्रेशर रहने से आर्टरीज की इनर लाइनिंग डैमेज होने लगती है। डैमेज लाइनिंग पर कोलेस्ट्रॉल जल्दी जमा होने लगता है और प्लेक बनने लगता है, इसीलिए हाई बीपी वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है। हाई शुगर लेवल ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी डेवलप होती है, इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हार्ट अटैक होने का रिस्क सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। सिगरेट में मौजूद निकोटिन और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स आर्टरीज को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स संकरी हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉट बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्मोकर्स में हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ओबेसिटी यानी शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट का जमा होना। ओबेसिटी के कारण हाई बीपी, डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ये सभी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता तो शरीर में फैट जमा होने लगता है, वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है। इसीलिए नियमित फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अनहेल्दी डाइट। अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड खाता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, धीरे धीरे प्लेक बनने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन। बहुत अधिक अल्कोहल पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ सकता है, जिससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस। लगातार स्ट्रेस में रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को बढ़ा देते हैं। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहे तो हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है।
उनमें प्लेग बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए बढ़ती उम्र भी एक रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री: अगर परिवार में माता पिता, भाई या बहन को कम उम्र में हार्ट डिजीज रही हो तो दूसरे सदस्यों में भी हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन: अब हम हार्ट अटैक की पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है डिजीज शरीर में स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप होती है। यह एग्जाम के साथ साथ कंसेप्ट समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। सबसे पहले आर्टरी की इनर वॉल पर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और इन्फ्लामेटरी सेल्स जमा होने लगते हैं। इन सभी के जमा होने से एक थिक लेयर बनती है जिसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कहते हैं। शुरुआत में पेशेंट को कोई सिम्टम महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर आर्टरी संकरी होने लगती है। स्टेप 2, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जैसे जैसे प्लेक का साइज बढ़ता है, आर्टरी का रास्ता छोटा होने लगता है। अब ब्लड पहले जितनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाता। हार्ट मसल तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। अगर पेशेंट इस समय एक्सरसाइज करे या दौड़े तो उसे चेस्ट पेन महसूस हो सकता है, क्योंकि उस समय हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। स्टेप 3, प्लेक रप्चर। कई बार प्लेक अचानक फट जाती है। जब प्लेक रप्चर होती है तो उसका अंदर का मटेरियल सीधे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। बॉडी इसे इंजरी समझती है। अब बॉडी तुरंत इसे रिपेयर करने की कोशिश करती है। स्टेप 4, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। रिपेयर प्रोसेस के दौरान प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठा होने लगती हैं। प्लेटलेट्स आपस में चिपककर ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बस बना देती हैं। शुरुआत में क्लॉट छोटा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ा होता जाता है। स्टेप 5, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। अब यह क्लॉट आर्टरी का रास्ता पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। अगर कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाए तो STEMI हो सकता है। अगर पार्शियल ब्लॉकेज हो तो NSTEMI हो सकता है। अब हार्ट मसल तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचना लगभग बंद हो जाता है। स्टेप 6, मायोकार्डियल इस्चीमिया। जब हार्ट मसल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसे मायोकार्डियल इस्चीमिया कहते हैं। इस स्टेज पर सेल्स अभी पूरी तरह नहीं मरी होती। अगर इसी समय ट्रीटमेंट मिल जाए और ब्लड फ्लो रिस्टोर कर दिया जाए तो हार्ट मसल को बचाया जा सकता है। स्टेप 7, मायोकार्डियल नेक्रोसिस। अगर लंबे समय तक ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं होती तो हार्ट मसल की सेल्स परमानेंटली मरने लगती हैं। इसे मायोकार्डियल नेक्रोसिस कहते हैं। यही स्टेज वास्तव में मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक कहलाती है। एक बार जो हार्ट मसल सेल्स मर जाती हैं वे दोबारा रीजनरेट नहीं होती। इसीलिए हार्ट अटैक में अर्ली डायग्नोसिस और इमीडिएट ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स और कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा। हमने जाना कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कॉज है। साथ ही यह भी समझा कि कैसे कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम मिलकर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनाते हैं। फिर प्लेक रप्चर होने के बाद ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस बनता है जो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। इसके कारण हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंच पाता और अंत में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। याद रखिए, हार्ट अटैक ज़्यादातर केसेस में अचानक नहीं होता, बल्कि कई सालों तक आर्टरीज के अंदर होने वाले चेंजेस का परिणाम होता है। इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स और डायग्नोसिस को डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस क्या होते हैं और ECG, ट्रोपोनिन टेस्ट, CK-MB, इकोकार्डियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट डायग्नोसिस में कैसे मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान मेडिकल लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।